के स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 9 के अंतर्गत आज हम कवर करने जा रहे हैं ब्राह्मणेतर साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रश्नों की श्रृंखला में हम महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी से संबंधित बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में भी कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। साथ ही साथ पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, कल्पसूत्र इत्यादि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं। पहला प्रश्न हमारा है, बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को त्रिपिटक में संकलित किया गया। उपयुक्त में कौन त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है? त्रिपिटक के बारे में यह प्रश्न है। तो पहला हमारा ऑप्शन है अभिधम्म पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है सुत्त पिटक और चौथा है महावस्तु। तो पहले हम बुद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर लें। आखिर ये बौद्ध धर्म क्या है, कहाँ से है और इसके संस्थापक व प्रवर्तक कौन थे? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक और संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था और महात्मा बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनकी माता माया देवी और पिता सिद्धोधन थे। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में इन्हें वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में बौद्ध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिरत्न भी है जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। और इसमें प्रश्न में हमारा जिक्र है त्रिपिटक का। तो त्रिपिटक के बारे में हम जाने कि पाली भाषा में लिखे त्रिपिटकों से बौद्ध धर्म के विषय में विशद ज्ञान मिलता है। त्रिपिटकों में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। सुत्त पिटक तो इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है। विनय पिटक में पुरुष व महिला सन्यासियों संबंधी कानूनों का वर्णन है और अभिधम्म पिटक के 7 भाग हैं और उनमें बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, तत्व ज्ञान का वर्णन है। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन सही है क्योंकि पूछ रहा है त्रिपिटक में सम्मिलित नहीं है। तो ए, बी, सी तीनों सम्मिलित है लेकिन डी महावस्तु सम्मिलित नहीं है। अतः हमारा सही आंसर होगा डी महावस्तु। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? पहला ऑप्शन हमारा है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अर्धमागधी और चौथा है संस्कृत। तो अभी हमने पढ़ा कि इसकी रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है, पाली। अगला प्रश्न हमारा है, उपयुक्त में कौन एक सुमिलित नहीं है? इसमें ध्यान देना है, हमें सुमिलित नहीं है पूछता है। तो पहला ऑप्शन हमारा त्रिपिटक, वो दिया गया है कि बौद्ध संघों के संगठन का पूर्ण विवरण है, तो ये सही है। दूसरा है मिलिंद पन्हो, ये बौद्ध दर्शन दिया गया है। अगला है निकाय, बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियों का संग्रह, ये भी सही है। अगला है जातक, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी, ये भी सही है। अर्थात हमारा बी ऑप्शन जो है मिलिंद पन्हो, इसमें बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं मिलती है बल्कि मिनांडर के हिंद यवन शासक थे उनकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, पाली भाषा के ग्रंथ मिलिंद पन्हो से किस हिंद यवन शासक की जानकारी मिलती है? पहला है डेमेट्रियस, अगला है एंटियोकस, सी है मिनांडर और डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है, मिनांडर। यानी पाली भाषा के ग्रंथ मिलिंद पन्हो से मिनांडर जो हिंद यवन शासक थे उनकी जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? पहला ऑप्शन है परिशिष्ट पर्वन, बी है आचरांग सूत्र, सी है भगवती सूत्र, डी है कल्पसूत्र। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है, कल्पसूत्र। अगला प्रश्न हमारा है, कल्पसूत्र की रचना की गई। पहला ऑप्शन दिया गया है 4वीं शताब्दी ईस्वी में, बी है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में, सी है 3री शताब्दी ईस्वी में और डी है 5वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका ऑप्शन बी सही है, 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कल्पसूत्र की रचना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी कृति है। पहला ऑप्शन दिया गया है राजनीतिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा व्याकरण और चौथा धार्मिक। तो ये ऑप्शन हमारा जो है सी सही है, व्याकरण। अगला प्रश्न हमारा है, अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है। पहला है प्राचीन गणराज्यों की, दूसरा है बुद्धकालीन इतिहास की, तीसरा है मौर्यकालीन इतिहास की, चौथा है उपयुक्त कोई नहीं। अष्टाध्यायी से जानकारी मिलती है किसकी? तो प्राचीन गणराज्यों की, यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, 4वीं या 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में चाणक्य द्वारा लिखी पुस्तक अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान की जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है बुद्धकालीन इतिहास, दूसरा है कुषाणकालीन इतिहास, तीसरा है मौर्यकालीन इतिहास, चौथा है
16 महाजनपदों का इतिहास। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, मौर्यकालीन इतिहास। अगला प्रश्न है 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभक्त अर्थशास्त्र के अधिकांश हिस्से में विवेचन किया गया है। पहला ऑप्शन है आर्थिक समस्याओं का, दूसरा है प्रशासनिक समस्याओं का, तीसरा है राजनीतिक समस्याओं, चौथा है सामाजिक समस्याओं का। तो इसका बी ऑप्शन सही है, प्रशासनिक समस्याओं का। अगला प्रश्न हमारा है द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में पतंजलि द्वारा अष्टाध्यायी पर लिखे गए महाभाष्य नामक टीका से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन दिया गया है मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक रीति, दूसरा है गुप्त कालीन इतिहास, तीसरा है गुप्तोत्तर कालीन रीति और चौथा उपयुक्त सभी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, मौर्योत्तर कालीन प्रशासनिक रीति। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस कृति से अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। पहला है आईने अकबरी जो अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, दूसरा है प्रिंस मैकियावेली, तीसरा है नीतिसार कामंदक, चौथा है मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। तो किसकी तुलना की जाती है? तो अर्थशास्त्र की तुलना प्रिंस से की जाती है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न हमारा है दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन हमारा है संगम साहित्य, दूसरा है आमुक्त माल्यद, तीसरा है नंदिका लंबकम और चौथा है चोल चरित। तो इसका ऑप्शन ए सही है, संगम साहित्य से दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है संगम कालीन साहित्य से निम्नलिखित में से किसकी जानकारी नहीं मिलती। पहला ऑप्शन है चोल, दूसरा चेर, तीसरा पांड्य और चौथा है पल्लव। तो पल्लव की जानकारी हमें संगम कालीन इतिहास साहित्य से नहीं मिलती है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही है। थैंक यू।